हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके एजुटेक इनो पे। आज हम लोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे कि जीन पियाजे के बारे में मैंने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया है कि जीन पियाजे से संबंधित जो भी बेसिक बात था वो पहले कक्षा में मैंने बता दिया है। अगर आपने मेरा पहला वो वाला कक्षा नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके अवश्य देखें बीके एजुटेक इनो पे, और वहाँ से सारे बात को पढ़ लें ताकि आपको होने वाले एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करने का मौका मिले। तो आज हम लोग जीन पियाजे के जो 4 अवस्था है, मैंने बताया था पिछली कक्षा में, इसके 4 अवस्था के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा ताकि एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इससे संबंधित उसमें आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। आज का हमारा टॉपिक पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अवस्थाएं जो बांटे गए हैं। तो कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को कितने अवस्थाओं में बांटा गया है। ध्यानपूर्वक देखिए, क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को कितने अवस्थाओं में बांटे गए हैं। स्टेजेस ऑफ जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी पियाजे आंसर है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास अवस्था को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक अवस्था को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। वो कौन कौन भाग है उसके बारे में देखते हैं। पहला भाग है इंद्रजनित गामक अवस्था, जिसे इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे इंग्लिश में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। पहला इंद्रजनित गामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एक एक करके डिस्कस करेंगे, पूरी बात को सीखेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। पहले देखते हैं इंद्रजनित गामक अवस्था क्या क्या कह रहा है, इससे संबंधित पूरी टॉपिक के बारे में इससे संबंधित बात को सीखेंगे। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को देखते हैं तो यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। यह क्वेश्चन सीटेट KVS NVS DSSB एंड ऑल टीचर रिक्रूटमेंट जहाँ भी एग्जाम होगा वहाँ पे इसके प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखें और समझने का भी प्रयास करें। पहला है इंद्रजनित गामक अवस्था, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज। इसके बारे में ध्यानपूर्वक समझिएगा। मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा विस्तार से। आप लोग सिर्फ मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने का भी प्रयास कीजिए। ठीक है, पहला, यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि में होती है। यानी कि इंद्रजनित गामक अवस्था जो है, यह अवस्था कब से कब तक होती है? जन्म से, यानी कि 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? इंद्रजनित गामक अवस्था कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है? इस अवस्था में बालक में प्रत्यक्षीकरण का गुण पाया जाता है। प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या हुआ? यानी कि इंद्रजनित गामक अवस्था में बच्चों में जो है प्रत्यक्षीकरण का गुण पाया जाता है। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है वो अपने आँख कान नाक से किसी भी चीज़ को महसूस कर सकता है, अपनी आँख से देख सकता है, प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है, जो कि मूर्त रूप में उसे दिखता है। तो इस अवस्था में बालक में किसका गुण पाया जाता है? प्रत्यक्षीकरण का। ठीक है, वो अपनी आँख से क्या करता है? वस्तु को देखता है और उससे संबंधित बातों को सीखता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। प्रत्यक्षीकरण का मतलब आप लोग को समझ में आया होगा। अगला है, इस अवस्था में बालक के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित होता है। यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण इस अवस्था में आ जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में, जीन पियाजे के किस अवस्था को वस्तु स्थायित्व का गुण कहा जाता है? तो जीन पियाजे के प्रथम अवस्था को वस्तु स्थायित्व का गुण कहा जाता है। इस अवस्था में किसका गुण आ जाता है? वस्तु स्थायित्व का। अब वस्तु स्थायित्व का गुण का मतलब क्या होता है? ऐसा गुण जिसके माध्यम से बच्चा, हम लोग देखे होंगे कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो चीज़ों को छू कर समझ कर उसे मुंह में लेकर उसके माध्यम से वे क्या करते हैं? सीखते हैं, समझते हैं कि ये वस्तु कठोर है, ये वस्तु नरम है। वो अपनी वस्तु स्थायित्व का गुण को अपने अंदर समाहित करता है। ठीक है, इस प्रकार बच्चा में कौन सा गुण आ जाता है? वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। ध्यानपूर्वक सिर्फ समझिए, आप लोग सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस आयु में बालक शारीरिक रूप से वस्तुओं को पकड़ कर इधर उधर रखता, उठाता है, हिलाता डुलाता है तथा वस्तुओं को मुंह में डालकर ज्ञान प्राप्त करता है।
देखिए, जब जन्म से 2 वर्ष का बच्चा होता है, उसको अक्सर आप देखे होंगे कि वो वस्तुओं को क्या करेगा कि पकड़ेगा, हिलाएगा, ऐसे-ऐसे करके बच्चा को देखते हैं ना, बच्चा क्या करता है कि वस्तु को पकड़ के खेलने लगता है, जैसे झुनझुना हिलाने लगता है, किसी वस्तु को पकड़ेगा, फिर फेंकेगा, फिर उठाएगा। इस प्रकार इस अवस्था में ये सारे गुण आ जाते हैं। किस अवस्था में? इंद्रजनित गामक अवस्था में, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। ठीक है, इससे इतना ही, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे आपको, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को क्या कहते हैं? प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, यह अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के बीच की होती है। ध्यानपूर्वक सुनिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितनी होती है? जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक में भाषाईकरण, समाजीकरण तथा आत्म केंद्रितता के गुण विकसित होते हैं। अब समझिए, मैं आपको इसको डिटेल से बता दूं। इस अवस्था में बालक में भाषाईकरण क्या होता है कि भाषा को उसमें विकास होने लगता है। किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भाषा वो बोलने लगता है, तुतला के बोलता है, पापा मम्मी, भाषाईकरण यानी कि होने लगता है। समाजीकरण, समाज के अनुसार वे जो है अपने आप को ढालने लगता है, समाज में देखता है बड़ों का आदर किया जाता है, तो उसको सिखाया जाता है, तो वो समाजीकरण के गुण भी सीखने लगते हैं। इस अवस्था में बड़ों को प्रणाम करने लगते हैं, छोटों के साथ खेलते हैं, अपने बच्चा पार्टी के साथ खेलते हैं, तो वो समाजीकरण यानी कि समाज के गुणों को वो धीरे धीरे ग्रहण कर लेता है। समाजीकरण क्या होता है? समाज में रहकर उसके अनुसार अपने आप को ढालना, समाजीकरण करना। वहाँ के रीति रिवाज, रहन सहन, तौर तरीका इत्यादियों के साथ अपने आप को ढालना समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, आत्म केंद्रितता के गुण विकसित हो जाते हैं। किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। यह अवस्था कब से कब होती है? 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था। अब आत्म केंद्रितता क्या है? तो आत्म केंद्रितता का मतलब होता है कि इस अवस्था में बच्चे अपने आप से बात करता है। 2 से 7 वर्ष के बच्चे को अक्सर देखे होंगे कि वे लोग खेलेंगे, धूपेंगे, अपने आप से बातें करेंगे। तो जो अपने आप से बात करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? आत्म केंद्रितता कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है सीटेट के एग्जाम में, और अदर भी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। तो अगर पूछेगा आत्म केंद्रितता की बात कौन करता है, तो जीन पियाजे। आत्म केंद्रितता किस अवस्था में की गुण है? तो यह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के गुण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे समझते हैं। इस अवस्था में बालक में नकल करने की प्रवृत्ति आ जाती है। अक्सर आप लोग देखिएगा कि 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है उसमें दूसरे को नकल करने की प्रवृत्ति आ जाती है। अगर वो किसी का नकल करके उसके जैसा बोलने का प्रयास करता है, किसी मूवी में अगर वो कोई मूवी देखता है और उसमें कोई हीरो कोई कॉमेडी करता है, तो उसी के अनुसार वो क्या करता है? अपने आप को बोलने का भी प्रयास करता है, नकल करने की प्रवृत्ति करता है, यानी कि दूसरे का कॉपी करने का प्रवृत्ति इसमें इस अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं आते, सिर्फ इतने को आपको कंप्लीट करना है, बस इतने को पढ़ना है, इसी को रिपीटेड करते रहना। आप अपने माइंड में सेटअप करते रहिए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबर से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में क्या बता रहा है, इस अवस्था के बारे में। इस अवस्था में बालक में शब्दों के प्रति समझ पैदा हो जाती है। ठीक है, इस अवस्था में बालक को शब्दों के प्रति क्या हो जाती है? समझ पैदा हो जाती है। अब इसका मतलब क्या होता है? बालक में शब्दों के प्रति समझ पैदा होना, यानी कि वो समझ जाता है कि किस शब्द को बोलने से क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि इस अवस्था में बालकों में शब्दों के प्रति समझ पैदा हो जाती है। यानी कि मम्मी को मम्मी बोलेगा, लड़की को लड़की बोलेगा, लड़का को लड़का बोलेगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में उसे थोड़ा बहुत समझ आ जाता है। किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, अगला देखते हैं। इस अवस्था में बालक में वस्तु तथा उसके संदर्भ को समझने तथा शब्दों में अंतर स्पष्ट करने की भावना उत्पन्न हो जाती है। अक्सर देखे होंगे कि 2 से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसमें मतलब इस अवस्था में वस्तु तथा उसके संदर्भ को समझने तथा शब्दों में अंतर, यानी कि जैसा कि मैंने अभी तुरंत बताया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में उसमें थोड़ा बहुत समझ आ जाता। मम्मी को मम्मी बोलेगा, पापा को पापा बोलेंगे, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की भावना उसमें विकसित हो जाती है। लड़का के साथ खेलेगा, लड़का लड़का के साथ खेलेगा, लड़की लड़की के साथ खेलेगी, इस प्रकार वो विकसित कर लेता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। इस अवस्था में चिन्ह एवं प्रतीक में अंतर स्पष्ट होने लगते हैं। ठीक है, किस अवस्था में? इस अवस्था। अब चिन्ह एवं प्रतीक क्या है इसके बारे में समझा दूं। चिन्ह का मतलब होता है किसी अमूर्त चीज़ों के बारे में व्यक्त करना,
और प्रतीक क्या होता है कि अमूर्त चीज़ों के बारे में जो हम प्रकट करते हैं, अमूर्त चीज़ों को जिसके माध्यम से हम प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रतीक। और चिन्ह क्या होता है? उसी अमूर्त चीज़ों का एक रूप दे देना, चिन्ह कला। जैसे ये क्या है? सही का चिन्ह है, ये क्या है? गलत का चिन्ह है। प्रतीक क्या है? इसी को हम जो चिन्ह, ये हमारा क्या है? प्रतीक है। इसी को जो हम ऐसे लिखे वो चिन्ह है, ऐसे लिखे ये चिन्ह है, ऐसे लिखे एस ये चिन्ह है, और इस ये जो एस लिखा हुआ शब्द है ये क्या है? प्रतीक है। ठीक है। जैसे डी, ये क्या है? प्रतीक है, और डी जो लिखे ये क्या है? मेरा चिन्ह है। समझ में आया? चिन्ह और प्रतीक में क्या अंतर है? चिन्ह का मतलब होता है किसी को लिखना, और प्रतीक का मतलब होता है उसका आकार दे देना, प्रतीक। जैसे ए, मैंने आकार दे दिया, तो आकार दे दिया तो ये मेरा क्या हो गया? प्रतीक हो गया। और ए जो लिखा ये मेरा क्या हो गया? चिन्ह हो गया। ठीक है। आकार देना प्रतीक, उसका रूप में लिख देना वो चिन्ह। ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। आकार और प्रतीक, प्रतीक और चिन्ह में कंसेप्ट क्लियर हुआ। चिन्ह क्या होता है? किसी के रूप में लिख देना, और जो इस रूप में लिखे वही हमारा प्रतीक होगा। जैसे सी, ये मेरा क्या हो गया? एक तरह का प्रतीक हो गया, और ये जो सी लिखे यही मेरा चिन्ह हो गया। ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा चिन्ह और प्रतीक में अंतर। ठीक है। ये सब गुण किस अवस्था में पाया जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। आगे देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में। इसके बारे में समझते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है? यह अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक की होती है? 7 वर्ष से 11 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालक को में पहचानना, विभेदीकरण करना, वर्गीकरण के गुण पाए जाते हैं। क्वेश्चन आएगा, पहचान के गुण किस अवस्था में पाया जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। पहचानना मतलब किसी चीज़ को पहचान लेगा कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये गधा है, ये गधी है, ये भैंस है, ये बकरी है, ये घोड़ा है। जिस भी चीज़ हो उसमें पहचान करने लगता है। और विभेदीकरण करना, विभेदीकरण का मतलब होता है कि एक दूसरे में अंतर करने लगना। जैसे ये लड़का है तो ये लड़का के साथ रहेगा, ये लड़की है तो लड़की के साथ रहेगा। ये विभेद करने लगता है, यानी कि अच्छा को अच्छा करने लगता है, बुरा को बुरा करने लगता है। ठीक है। वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन, एक को अनेकों रूप में प्रकट कर देना, विभेद वर्गीकरण करने लगता है। जैसे एक बच्चा को 4-5 पेंसिल दे दीजिए और कहिए कि सबको अलग अलग भागों में बांट दे, तो वर्गीकरण कर देगा वो। ये लाल है, ये काला है, ये पीला है, ये नीला है। इस प्रकार वे सब में वर्गीकरण कर देता है। तो किस अवस्था में ये गुण पाया जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सा गुण का पाया जाता है? पहचान की, विभेदीकरण की, वर्गीकरण की। आपको एग्जाम में आएगा, वर्गीकरण का गुण किस अवस्था में पाया जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे समझते हैं इसी के बारे में क्या कह रहे हैं। इस अवस्था में बालक के अंदर चिंतन, तर्क का विकास प्रारंभ हो जाता है। यानी कि वे जो बच्चे होते हैं वे चिंतन करने लगते हैं और तर्क भी करने लगते हैं, और उसको प्रकट भी करते हैं। चिंतन का मतलब क्या होता है? हम अपने मस्तिष्क में बिना किसी बात को बोले जो सोचते हैं उसे चिंतन कहते हैं। और तर्क मतलब किसी चीज़ के बारे में तर्क करना। तर्क करने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लिया जाए हम कह दें कि वृक्ष पे चढ़ना हानिकारक है, तो बच्चा तर्क करेगा कि हानिकारक क्यों है, सही है इसमें या गलत है। तो वो जो सही और गलत के बीच अंतर स्पष्ट क्या, उसे ही क्या कहेंगे? तर्क कहेंगे, लॉजिक कहेंगे। लॉजिक लगाना, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो किस अवस्था में पाया जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उत्पन्न होने लगता है। ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। आगे समझने के लिए हम लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखते हैं, जिससे हमारा क्या होगा? कंसेप्ट पूरी तरीक़ा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। इस अवस्था में बालक, ठीक है, किस अवस्था में? इस अवस्था में बालक अनेक तार्किक प्रक्रियाओं को करने में समर्थ हो जाता है। ठीक है। इस अवस्था में बालक अनेक तार्किक क्रियाओं को, यानी कि लॉजिकल वर्क जितने भी होते हैं उसको करने में इस अवस्था में क्या हो जाते हैं? समर्थ हो जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। इस अवस्था में बालक के विचार प्रौढ़ विचार से अधिक निकट होता है। यानी कि इस अवस्था में बालक जो होते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वो बच्चे जो होते हैं वे अधिक निकट किसके? प्रौढ़ के, बड़े के अधिक निकट वे सोचने लगते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आएगा, बालक प्रौढ़ के अधिक निकट कब सोचने लगते हैं, किस अवस्था में सोचने लगते हैं? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सोचने लगते हैं। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में संप्रेषणशीलता तथा निर्णय क्षमता पूर्ण विकसित हो जाती है, यानी कि सारा काम जो होता है पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। संप्रेषण करने की, निर्णय लेने की क्षमता पूर्ण विकसित हो जाता है। किस अवस्था में? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे है, यह अवस्था मानसिक विकास की ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया की अवस्था होती है। एग्जाम में पूछेगा किस अवस्था को मानसिक विकास की ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया कही जाती है, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को। ठीक है, इस अवस्था में व्यक्ति अनेक संक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण कर सकता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण भी कर सकता है। ठीक है, किसी भी समस्या को अमूर्त। अब यहाँ पे देखिए एक बात है, अमूर्त नाम का एक टर्म आया है। अमूर्त क्या होता है? अमूर्त नियम क्या होते हैं? ऐसे नियम जिसे हम अपनी आँख से, ज्ञान इंद्रियाँ के माध्यम से कभी नहीं देखे, वो अमूर्त है। जैसे मैंने कह दिया, जैसे मैं कहता हूँ ग्लास, तो हमारे मस्तिष्क में ग्लास का फोटो बना क्योंकि हमने उसके देखा, तो वो क्या है? मूर्त है और उसे हम देख चुके हैं। जैसे मैंने कहा गधा, अगर आपने गधा देखा तो आपके मस्तिष्क में एक फ़ोटो बना होगा वो गधा का, तो वो क्या है? मूर्त है। और जैसे मैंने कहा डडन, तो ऐसा कोई फ़ोटो हमारे मस्तिष्क में नहीं बनता है क्योंकि डडन नाम का कोई टर्म हमने नहीं देखा, तो उसे हम क्या कहेंगे? अमूर्त कहेंगे। जिस वस्तु या चीज़ को हमने कभी नहीं देखा वो अमूर्त है। ठीक है, और इससे संबंधित जो नियम बनते हैं किस अवस्था में शुरू हो जाते हैं निर्माण बनना? वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाते हैं। ठीक है, अगला है, बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास भी इसी अवस्था में हो जाता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आएगा किस अवस्था में बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। ठीक है, ये पूरा मैंने आपको यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर करा दिया। पहला था पूर्व संक्रियात्मक इंद्रगामक अवस्था, दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा क्या था? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मैंने इसमें जितने बात बताई वो सारे एग्जाम में जो टीचर से रिलेटेड होता है हर जगह पूछे जाते हैं। आप लोग से अनुरोध है कि इन सारे प्रश्नों को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें और बारीकी से एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस करें, मंथन करें और सोचने समझने का भी प्रयास करें, लिख लें और उसे रिकॉल भी करें, थोड़ा थोड़ा 2-4 बार रिपीट कर लें। याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। अगर आप सिर्फ समझ जाते हैं तो एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। आई होप आप लोग को ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको समझने में कहीं भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है या तो आप हमको कमेंट करें ताकि आपकी समस्याओं को हम बारीकी से देखकर उसे दूर करने का हर संभव प्रयास करें। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर लें, अपने दोस्त यारों को भी शेयर कर दें ताकि उसका भी इससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो सके और उनका भी फ़ायदा हो सके। आई होप आप लोग को पूरा समझ में आया होगा मेरी बात। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, सी यू।